तो जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकली संग्रह में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग प्रत्येक दिन टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो उसका आज पार्ट 3 वीडियो है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम को लिखें। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत बार पूछ चुका है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां तर्जनी, माध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। हमारे दाहिने हाथ ये है और इसका 3 अंगुलियां तर्जनी है और माध्यमा जो है ये है मिडिल फिंगर जिसको बोलते हैं। तर्जनी को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं और ये हमारा थंब है। इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, जो कि अभी परस्पर लंबवत है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक के गति के दिशा की ओर संकेत करता है, तो माध्यमा जो है चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है। तो यही हमारा है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। मतलब इसमें जो कह रहा है कि 3 अंगुलियां को इस प्रकार फैलाएं, तर्जनी को, माध्यमा को और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। उसके बाद कह रहा है कि यदि तर्जनी, जो ये हमारा तर्जनी है, ये तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करना है। और उसके बाद हमको कहता है कि अंगूठा चालक की गति की दिशा, ये जो अंगूठा है जो चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो माध्यमा जो है हमेशा विद्युत धारा की ओर दिशा की ओर संकेत करेगा। यही हमारा है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखे। तो फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए थे, एक दक्षिण हस्त नियम और एक वाम हस्त नियम। तो देखते हैं वाम हस्त नियम। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां तर्जनी, माध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। सेम उसी प्रकार, सेम दक्षिण हस्त नियम के अनुसार ही इसमें भी है। सेम दक्षिण हस्त नियम के जैसा ही ये भी है। मतलब इसमें भी कह रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि बाएं हाथ, वाम हस्त नियम है इसलिए इसमें बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को फैलाने के लिए बोल रहा है। और इसमें भी बोल रहा है कि तर्जनी को, माध्यमा को और अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, जो कि अभी हमारा लंबवत है। अब देखते हैं कि क्या कहता है। लंबवत हो यदि अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को संकेत करता है। इसमें जो है अंगूठा जो है दक्षिण हस्त नियम में जो है अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत कर रहा था। इसमें चालक की गति की दिशा की ओर संकेत कर रहा था, लेकिन जो इसमें वाम हस्त नियम में जो है, इसमें जो है अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को संकेत करता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, इसमें भी तर्जनी जो था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत कर रहा था। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत कर रहा था और इसमें भी तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा को संकेत कर रहा है, निरूपित कर रहा है। तो माध्यमा जो है धारा की दिशा को निरूपित करता है। इसमें भी माध्यमा जो है धारा की दिशा को निरूपित कर रहा था और इसमें भी धारा के दिशा की ओर निरूपित कर रहा है। इस दोनों में थोड़ा सा केवल चेंजिंग है। चेंजिंग अंगूठा वाला है। अंगूठा वाला का है, तो इसमें जो अंगूठा वाला है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में जो है अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर बता रहा है। अंगूठा इसमें जो है, अंगूठा दाहिना हाथ से हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा ही अंगूठा चलता है, तो चालक के गति ज़्यादा गति करता है। तो इस प्रकार हम लोग गति की दिशा की ओर याद रख सकते हैं। और इसमें जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम यानी कि बामा हाथ वाला में जो है, इसमें जो है अंगूठा जो है चुंबकीय बल की दिशा, यानी इसमें हमको बल लगाने पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि इसमें बल का ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए अंगूठा जो है वाम हस्त नियम में चुंबकीय बल की दिशा को निरूपित करता है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां
तर्जनी, माध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को निरूपित करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है, तो माध्यमा जो है धारा की दिशा को निरूपित करता है। तो इस प्रकार हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुका है, तो हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो किसी चालक का वह गुण, प्रतिरोध जो होता है किसी चालक का वह गुण होता है जो अपने से होकर जाने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। ये एक प्रकार के गुण है प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है किसी चालक का ही विशेष गुण होता है जो अपने से होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम लोग प्रायः आर से सूचित करते हैं। इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक भी पूछ रहा है, तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे कि इसका एसआई मात्रक ओम होता है? तो चलिए हम लोग इसका ट्रिक जानते हैं। तो प्रतिरोध, जब भी कोई व्यक्ति प्रतिरोधित हो जाता है, मतलब कोई भी व्यक्ति जब प्रतिरोधित हो जाता है तो शांत कैसे हो सकता है? तो ओम का ही जाप करके शांत हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम याद रख सकते हैं। और प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध जो है किसी चालक का वह विशेष गुण है जो धारा का, जो अपने से होकर जाने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या है? तो किसी चालक का वह गुण जो अपने से होकर जाने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और इसे प्रायः आर से सूचित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक जो हो गया ओम, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति प्रतिरोधित होता है तो वह ओम का ही जाप करके शांत हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लघु पतन से आप क्या समझते हैं? देखिए लघु पतन, इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो देखते हैं लघु पतन के। तो किसी विद्युतीय परिपथ में, किसी भी विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध का बहुत कम हो जाना। जब प्रतिरोध जो अभी हम लोग पढ़े, तो ये प्रतिरोध ही बहुत कम हो जाता है, तो इसे ही हम लोग लघु पतन कहते हैं। यानी कि किसी विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध का मान बहुत घट जाना ही लघु पतन कहलाता है। इसका सबसे प्रमुख कारण जो होता है विद्युत तार एवं उदासीन तार को एक दूसरे से सट जाना। जब विद्युत तार और उदासीन तार दोनों एक दूसरे से सट जाता है तब प्रतिरोध का मान एकदम कम हो जाता है, जिसे हम लोग लघु पतन कहते हैं। लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। जाहिर सी बात है विद्युत धारा का मान अधिक होबे करेगा, क्योंकि उसको प्रतिरोध जो होता है रोकने वाला कोई है ही नहीं है। तो विद्युत धारा का मान कुछ हो जाता है लघु पतन में बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण कभी कभी जो है परिपथ में आग भी लग जाता है। इसी कारण आग लग जाता है, क्योंकि उसको रोकने वाला, विरोध करने वाला प्रतिरोध तो है नहीं, जिसके कारण उसमें जो है विरोध करने वाला कोई नहीं रहता है। तो जब विरोध करने वाला कोई नहीं है, प्रतिरोध है ये नहीं है, तो इसलिए उसमें जो है परिपथ में जो है विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण कभी कभी परिपथ में आग लग जाता है। इसके सुरक्षा के लिए हम लोग फ्यूज का तार का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के 3 प्रमुख विशेषता को लिखिए। तो देखते हैं फ्यूज तार का 3 प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला है फ्यूज के तार शीशे और टीन के मिश्र धातु से बना होता है, जिसका गलनांक कम होता है। तो फ्यूज तार का गलनांक जो है सबसे बहुत कम होता है। तो एक विशेषता हम लोग देख लिए। दूसरा विशेषता जो है फ्यूज तार लघु पतन से बचाता है, जो अभी हम लोग पढ़े कि शॉर्ट सर्किट के से बचने के लिए हम लोग फ्यूज तार का ही उपयोग करते हैं। और तीसरा है इससे परिपथों तथा
साधित्रों सांधित्रों की सुरक्षा होती है। तो इस प्रकार हम लोग फ्यूज तार की 3 प्रमुख विशेषता देख लिए। तो आज का इतना ही क्वेश्चन था और अब हम लोग अगले दिन क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। और एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि जितना भी हम लोग अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं सब VVI मोस्ट VVI है और 150 में से एकदम 15 क्वेश्चन एकदम पक्का आ जाएगा। तो आप लोग इसे देखना नहीं भूलिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।